इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और ICBN। ICBN जो कि एक एब्रीवेटेड फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये एक इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनकी बेस पे प्लांट्स के नाम रखे जाते हैं। इसका जो लेटेस्ट या करंट नेम है वो क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर या ICN। ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम पे बेस्ड है ये सारा सिस्टम, और जो कि लीनियस ने 1751 में प्रेजेंट किया था। लीनियस के बाद फिर एक और साइंटिस्ट थे या टेक्सोनोमिस्ट थे, डी कैंडोले। उन्होंने 1813 में ये जो ICBN का रूल था, और ये रूल्स सारे जो हैं ICBN के रूल्स जिनके ऊपर आज भी प्लांट्स को नाम दिए जाते हैं, वो सारे रूल्स इस्टेब्लिश किए थे। तो उन्होंने सबसे पहले जो एक इंटरनेशनल कांग्रेस या इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1867 में, जो कि पेरिस में हुई थी, उसमें ये बात सजेशन के तौर पर पेश की कि इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए और वो ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ रूल्स इस्टेब्लिश करे जिनकी बेस पे हम प्लांट्स को नाम दे सकें। तो उस कांग्रेस या उस कॉन्फ्रेंस के बाद पेरिस में ही जो सबसे पहले रूल्स इस्टेब्लिश किए गए थे फॉर नेमिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स, तो उनको पेरिस कोड या फिर डी कैंडोले रूल्स कहते हैं। तो ये हैं वो डी कैंडोले, ऑगस्टिन पायरेमस डी कैंडोले, जिन्होंने सबसे पहले ये सजेशन दी थी, और फिर उन्हीं की सजेशन की बेस पे ये नोमेनक्लेचर के जो सबसे पहले रूल्स थे वो इस्टेब्लिश किए गए थे 1867 में, जिनका दूसरा नाम क्या है, पेरिस कोड। तो ये क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले पेरिस में जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर इस्टेब्लिश किए गए थे। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस या IBC। ये ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है, या ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये पूरे जितने भी नोमेनक्लेचर होता है या ICBN, मतलब जो भी रूल्स इस्टेब्लिश करने का जो काम होता है वो ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो इसका मतलब है कि ICBN को कंट्रोल करने का काम, या ICBN के मुताबिक जो प्लांट्स के मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं उनको चेंज करने, उनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन या अल्ट्रेशन लाने का जो एक अथॉरिटी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस के पास होती है। तो जबकि दूसरी एक और ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्लांट टेक्सोनोमी, ये जो है उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, इसकी हेल्प करती है, किसकी, ICBN के इस्टेब्लिशमेंट में ये हेल्प प्रोवाइड करती है IBC की। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन अगर है तो इसको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास आया ICBN। तो ICBN क्या है, ये कोड है। ठीक है, कोड का मतलब क्या है कि ये मुख्तलिफ रूल्स हैं, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये रूल्स हैं। फिर दूसरा हमारे सामने आया IBC। तो IBC क्या है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रूल्स और कोड्स बनाती है जो यूज़ होते हैं प्लांट्स की नेमिंग और टेक्सोनोमी में। तो IBC जो है ये ICBN के रूल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करती है, और इस काम में इसकी हेल्प कौन करता है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्लांट टेक्सोनोमी। तो जो मोस्ट रीसेंट कोड है, जैसे हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड में, क्या देखा कि जो सबसे पहला कोड था वो 1867 में आया और उसका नाम था पेरिस कोड। तो जो मोस्ट रीसेंट कोड है वो कौन सा है, मोस्ट रीसेंट वन इज़ शेंजन कोड। ठीक है, जो कि शेंजन एक चाइनीज़ सिटी है, उसमें 2018 की जो इसको हम कहते हैं शेंजन कोड 2018। तो ये 18 में ये शेंजन कोड जो है वो इस्टेब्लिश किए गए थे, लेकिन उसका बारे में जो डिसीजन लिया गया था वो जो 19th IBC की कॉन्फ्रेंस थी, मतलब जो IBC जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 19th कॉन्फ्रेंस जो कि 2017 में शेंजन के मुकाम पर हो रही थी, उसमें जो सजेशंस दी गई उनके मुताबिक फिर 2018 में एक नया कोड या नए रूल्स इस्टेब्लिश किए गए जिनको कहते हैं शेंजन कोड, और ये लेटेस्ट हैं फॉर नोमेनक्लेचर एंड टेक्सोनोमी ऑफ प्लांट्स। तो ये हमारे सामने ये उस रिपोर्ट का या वो रूल्स की जो इन्होंने एक कलेक्शन प्रेजेंट किया था, ये उसका टाइटल पेज है, इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स शेंजन कोड 2018। तो इस बुक या इस बुकलेट के अंदर वो तमाम रूल्स और रेगुलेशंस जितने भी थे वो बताए हुए थे जिनके मुताबिक प्लांट्स को नाम दिए जाते। तो ये लेटेस्ट वेरिएंट है इसका।
अब जो आईसीबीएन है ये जो प्लांट्स के नाम देती है, ये जो भी नॉमेनक्लेचर इसके अंडर होता है वो सिर्फ प्लांट्स को ही उसका लिमिटेड नहीं है, मतलब सिर्फ प्लांट्स को ही नाम नहीं दिए जाते बल्कि मुख्तलिफ ऐसी ऑर्गेनिजम्स जो कि ट्रेडिशनली बॉटनिस्ट जो हैं या बॉटनी के अंडर स्टडी किए जाते हैं, बेशक वो साइंटिफिकली प्लांट्स नहीं है लेकिन वो बॉटनी के अंडर ही स्टडी किए जाते हैं, तो उनका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो भी यही आईसीबीएन के रूल्स के मुताबिक ही इस्टेब्लिश किया जाता है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? उसमें आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया वगैरह जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्जी कहते हैं, क्योंकि ये पहले प्लांट्स कंसिडर किए जाते थे, इस वजह से उनकी जो स्टडी है वो पुराने जो एंशेंट या प्री हिस्टोरिक साइंस में भी बॉटनिस्ट ही करते थे, तो अब भी इनको बॉटनी के अंडर ही रखा जाता है, तो इनका नॉमेनक्लेचर भी वही आईसीबीएन ही करती है। इसके अलावा फंजाई जितने भी हैं, हमें पता है कि फंजाई एक अलग किंगडम है लेकिन स्टिल इसको बॉटनी के अंडर ही स्टडी किया जाता है। फिर प्रोटिस्ट्स वगैरह ये भी एक अलग किंगडम है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसमें फंजाई और प्रोटिस्ट की जो किंगडम है वो प्लांट से अलग है, लेकिन फिर भी हम स्टिल उनको बॉटनी के अंडर ही स्टडी करते हैं। उनमें स्पेशली जो फोटोसिंथेटिक होंगे, ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स को हम बॉटनी में स्टडी करते हैं, इसलिए उनका नॉमेनक्लेचर भी जो आईसीबीएन के बोटेनिकल रूल्स हैं उनके मुताबिक किया जाता है। इसके अलावा कुछ दूसरे नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के, लेकिन उनकी टेक्सोनोमिकली या एवोल्यूशनरी स्टडी में वो प्लांट्स के साथ रिलेटेड हैं, इस वजह से उनको भी प्लांट्स के साथ ही स्टडी किया जाता है और उनको भी प्लांट्स के साथ ही नाम दिए जाते हैं। तो ये जो आईसीबीएन है इसके कुछ मुख्तलिफ स्पेसिफिक रूल्स हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, जिनके मुताबिक किसी भी प्लांट को नाम देते हैं, और वो बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक रूल्स कितने हैं? 6 हैं, 6 प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें से वन बाय वन हम सबको देखते हैं और उनकी जो मेन स्टेटमेंट है वो आपके सामने या टाइटल आपके सामने अभी नज़र आ रहा है। तो वन बाय वन सबसे पहले हम फर्स्ट रूल को देखते हैं। फर्स्ट रूल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल क्या कहता है कि ये उसकी स्टेटमेंट है, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ जोलॉजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, के जो बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर होगा उसका जोलॉजी के या बैक्टीरिया के जो नाम रखे जाते हैं उनका जो नॉमेनक्लेचर है, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके साथ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर का कोई ताल्लुक नहीं, कोई कंसर्न नहीं है। अब जोलॉजी में कोई एक रूल अगर इस्टेब्लिश होता है तो वो जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर पे ही अप्लाई होगा, बॉटनी के अंदर उन्हीं रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही ज़रूरत ही नहीं है उसकी। तो this code applies equally to name of taxonomic groups treated as plants whether or not these groups are originally so treated। कि कुछ प्लांट्स, कुछ ग्रुप्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो अगर पहले प्लांट्स नहीं भी समझे जाते थे और अभी जाके मुख्तलिफ जो रिसेंट या लेटेस्ट स्टडीज़ होती हैं वो उनकी नेचर को एज अ प्लांट डिस्क्राइब करती हैं, तो उनको फिर हम आईसीबीएन के अंडर ही नेम देंगे, ठीक है। तो बेशक जो है पहले जो है ओरिजिनली वो किसी भी कैटेगरी में आते हों, अब अगर वो प्लांट्स की कैटेगरी में हैं तो हम उनको प्लांट्स की कैटेगरी के अंडर ही नेम देंगे। If an organism is considered to be a plant, then it must be named in accordance with botanical code। अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म है जो ओरिजिनली बेशक उसको प्लांट कंसिडर ना किया जाता हो, तो अब अगर उसको प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है तो उसके नाम जो है वो भी आईसीबीएन के रूल्स के मुताबिक ही होगा। इसके अलावा जो मेन इस रूल का जो मेन थीम है वो क्या है कि द रूल्स ऑफ आईसीबीएन डू नॉट अप्लाई टू एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। तो यही वो इंडिपेंडेंसी है कि एनिमल्स और बैक्टीरिया के जो रूल्स रखे जाते हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो बॉटनी के अंदर भी अप्लाई हों। देयरफॉर बॉटनिस्ट डू नॉट हैव टू बी कंसर्न विद द नेम्स और रूल्स एसोसिएटेड विद एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके अपने तरीके हैं, इसी तरह प्लांट्स को नेम देने के अपने रूल्स हैं, तो ये आपस में कोई इनका कंसर्न नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। तो ये था स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नंबर 1। सेकंड प्रिंसिपल है टाइपिफिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है। इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, द नेमिंग ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप इज़ डिटरमिन्ड बाय मीन्स ऑफ नॉमेनक्लेचरल टाइप। ठीक है, ये कहते हैं कि किसी भी टेक्सोनोमिक ग्रुप का जो नाम होता है ये उसमें से कोई एक नॉमेनक्लेचरल टाइप जो होती है उसकी बेस पे रखा जाता है। अब नॉमेनक्लेचरल टाइप क्या होती है, ठीक है, तो इसको समझने के लिए ज़रा तवज्जो की ज़रूरत है। इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ नेम ऑफ अ ग्रुप और टैक्सन बाय मीन्स ऑफ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब है कि सपोज़ देखें अगर ये एक ग्रुप है,
ठीक है, हमने एक ग्रुप को एक जगह इकट्ठा कर दिया, उसके अंदर मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, एक से ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तरह तरह के उसके अंदर मेंबर्स मौजूद हैं। तो उनमें से कोई एक चूज़न मेंबर होगा, एक मेंबर को हम चूज़ करेंगे, चूज़न मेंबर जो होगा उसके बेस के ऊपर सपोज हम इसको चूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, टाइप मेंबर है, इसको कहते हैं टाइप। इसको किसी वजह से हमने टाइप मेंबर के तौर पर चूज़ किया, वो एक अलग क्राइटेरिया आ जाता है, लेकिन ये टाइप मेंबर है और इसका जो नाम होगा वो हम इस पूरे ग्रुप को नाम देंगे, ठीक है, उसकी बेस पे इसको पूरी ग्रुप को हम ये वही नाम देंगे। इसकी एग्जांपल, एक सिंपल सी कॉमन एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, फैमिली ब्रेसिकेसी, ठीक है, फैमिली ब्रेसिकेसी जो है इसका नाम किसकी बेस पे रखा गया है, ब्रासिका की बेस पे, ठीक है। फैमिली ब्रेसिकेसी पूरी फैमिली है, उसमें सिर्फ एक ब्रासिका ही मौजूद नहीं है, ब्रासिका जीनस है एक, ठीक है, तो ब्रासिका जीनस ही नहीं है वहाँ में, उसके अंदर बहुत सारे जीनस जेनरा मौजूद हैं, लेकिन उस फैमिली का नाम किसकी बेस पे रखा गया, ब्रासिका की बेस पे रखा गया। तो इस तरीके से फैमिली ब्रेसिकेसी का टाइप मेंबर कौन सा है, ब्रासिका, ठीक है। तो वो एक स्पेशल सिंगल रिप्रेजेंटेटिव member belonging to that group. This is called type. That specific or chosen member is called a type and it is deposited in a well recognized herbarium. हर्बेरियम क्या होता है, जिस तरह से बुक्स की लाइब्रेरी होती है, पूरा एक रिकॉर्ड रखा जाता है, या फिर एनिमल्स जो होते हैं उनका एक आप कह सकते हैं कि जूलॉजिकल जू होता है, तो उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है कि यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं। ये बुक होती है, जब लाइब्रेरी होती है तो एक लाइब्रेरियन के पास एक पूरा रिकॉर्ड होता है कि हाँ जी मेरी लाइब्रेरी में ये इस जो है फील्ड की बुक्स, इस सेक्शन की बुक जो हैं फ़लाँ जगह पे मौजूद हैं, या उनके अंदर फिर बुक्स अरेंज की हुई होती हैं। तो बिल्कुल उसी तरह प्लांट्स को मुख्तलिफ स्पेसिमन बनाए जाते हैं, शीट्स होती हैं, ये आगे किसी लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको ये डिस्क्राइब करूँगी। शीट्स होती हैं और उसके ऊपर प्लांट्स को एक प्रॉपर तरीके से डिपॉजिट किया जाता है, लेबल किया जाता है उसको प्रॉपर तरीके से, फिर उसकी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन साथ थोड़ी बहुत लिखी जाती है। तो ये स्पेसिमन जो होता है इसको जिस जगह पे सबमिट करते हैं या स्टोर करते हैं उसको कहते हैं हर्बेरियम, ठीक है। तो जो एक टाइप मेंबर की हम बात कर रहे थे, किसी भी ग्रुप का जब नाम देने की बात आती है तो उसका जो टाइप मेंबर होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक वेल रिकॉग्नाइज्ड हर्बेरियम के अंदर वो टाइप मेंबर जो है वो इस तरीके से स्पेसिमन की फॉर्म में जमा किया हुआ हो और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रिकॉर्डेड हो, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड टाइपिफिकेशन प्रिंसिपल। तो इस लिहाज से नॉमेनक्लेचरल टाइप्स जो हैं उसकी कुछ मुख्तलिफ आगे कैटेगरीज़ हैं, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो इंशाल्लाह इसी में क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आता है होलोटाइप। होलोटाइप क्या है कि सपोज़ एक बंदा है, वो किसी ऐसे एरिया में गया है कि जहाँ उससे पहले कोई भी टेक्सोनोमिस्ट या साइंटिस्ट का गुजर नहीं हुआ। वहाँ से जब उसने वहाँ का फ्लोरा, वहाँ के प्लांट्स को स्टडी किया तो उसने वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स देखे जो पहले कभी भी किसी ने रिपोर्ट नहीं किए थे, जो फर्स्ट उसकी आइडेंटिफिकेशन थी या डिस्कवरी आप कह लें। तो वो पर्सन जो होगा वो उसका फर्स्ट आइडेंटिफायर होगा। वो क्या करेगा कि वहाँ से उस प्लांट्स को, अब वो बेशक अगर वहाँ पे उसने कोई तरह तरह के प्लांट्स देखे जो पहले किसी ने नहीं देखे, किसी ने रिपोर्ट नहीं किए, और वो वापस आके तो दूसरी कम्युनिटीज़ को ये बात बताता है कि हाँ जी मैंने फ़लाँ जगह पे इस तरह का प्लांट देखा, इस तरह का, तो उसकी बात तब तक एक्सेप्टेबल नहीं होगी जब तक कि वो उस प्लांट को वहाँ से कलेक्ट ना करे, ठीक है। वो अपने पास एक प्रूफ लेके आएगा, वो वहाँ से उस प्लांट को कलेक्ट करेगा और दूसरा काम क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा अपनी रिपोर्ट को या पब्लिश करेगा कि हाँ जी ये वाला प्लांट था, ये मैंने फ़लाँ फ़लाँ एरिया में देखा, इससे पहले ये किसी ने भी नहीं देखा, तो ये मेरी फ़र्स्ट रिपोर्ट है इस प्लांट के बारे में। तो उस पर्सन को कहते हैं फर्स्ट आइडेंटिफायर या ऑथर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब उस फर्स्ट आइडेंटिफायर के लिए ज़रूरी है पहली बात तो ये कि वो उसको कलेक्ट करे और प्रॉपर स्पेसिमन, जिस तरह से ये हमने एक हर्बेरियम शीट पे शो किया, इस तरीके से प्रॉपर स्पेसिमन बनाए उस प्लांट का, ठीक है, और उसको किसी हर्बेरियम, वेल रिकॉग्नाइज्ड हर्बेरियम के अंदर सबमिट कर दे, उधर जमा कर दे, उनके रिकॉर्ड में एंटर कर दे। दूसरा उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि वो अपनी रिपोर्ट लिखे एक और उसको पब्लिश करे कि मैंने ये प्लांट कहाँ से कलेक्ट किया, उसकी नेचर क्या थी, वो प्लांट कौन से सीज़न में होता था, वगैरह वगैरह, उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये सारी की सारी वो रिपोर्ट करे। तो वो जो फर्स्ट स्पेसिमन, जो फर्स्ट आइडेंटिफायर कलेक्ट करेगा और हर्बेरियम में सबमिट करेगा उसको कहते हैं होलोटाइप, ठीक है।
जो सबसे पहला रिपोर्ट करने वाला पर्सन जिस स्पेसिमन को या जिस सैंपल को कलेक्ट करता है और उसको हर्बेरियम में सबमिट करता है, उस स्पेसिमन या उस सैंपल को कहते हैं होलोटाइप। ठीक है। सेकंड आ जाती है आइसोटाइप। तो आइसोटाइप बी जो फर्स्ट आइडेंटिफायर होता है वही कलेक्ट करता है। ठीक है, वो उसी टाइम जब उसने, अब एक बंदा अगर फील्ड में जाता है तो वो ये तो नहीं है कि एक प्लांट को सिर्फ एक ही सैंपल कलेक्ट करेगा, वो एक से ज़्यादा सैंपल्स कलेक्ट कर सकता है। सपोज अगर उसने 4 सैंपल कलेक्ट किए, ठीक है, एक ही प्लांट के 4 सैंपल कलेक्ट किए, उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा, सबसे अच्छा वेल प्रिजर्व्ड होगा, हम कह देते हैं कि ये है। ठीक है, तो उसको वो क्या करेगा, पब्लिश भी करेगा, उसको वो हर्बेरियम के अंदर सबमिट भी करेगा, तो इसको हम कहेंगे होलोटाइप। ठीक है, लेकिन जो बाकी 3 हैं, बाकी 3 भी उसी प्लांट के हैं, उसी सीज़न में कलेक्ट हुए हैं, उसी पर्सन ने कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो वो भी उसी तरह के हैं, लेकिन वो शायद उनमें कोई, उनको प्रिजर्व करने में या उनका स्पेसिमन बनाने में कुछ थोड़ी बहुत कमी अगर रह गई है, तो वो क्या किए, उनको हम कहते हैं आइसोटाइप। तो बाकी सारी कंडीशन, सारी सिचुएशन उसकी सेम होती है एज जैसे कि बिल्कुल होलोटाइप में था। फ़र्क सिर्फ क्या होता है कि नॉट प्रेजेंटेड इन फर्स्ट रिपोर्ट और पब्लिकेशन, वो जो फर्स्ट पब्लिकेशन करनी होती है उसके अंदर उसकी पिक्चर या उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं देता, जो फर्स्ट डिस्क्राइबर या फर्स्ट आइडेंटिफायर होता है। तो एक्चुअली जो होलोटाइप और आइसोटाइप होते हैं ये सेम ही होते हैं, लेकिन जो होलोटाइप होता है वो इंटरनेशनली या पूरी दुनिया की जितनी भी कम्युनिटी है टेक्सोनोमिस्ट्स की, साइंटिस्ट की, उनके सामने प्रेजेंट किया हुआ होता है, वो सब ने उसको देखा होता है। दूसरी तरफ जो आइसोटाइप होता है उसकी उसी लोकेशन से कलेक्ट किया, उसी पर्सन ने कलेक्ट किया, उसी सीज़न में कलेक्ट किया, उसी तरह की एनवायरनमेंट में कलेक्ट किया, लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं किया होता, तो इसको कहते हैं आइसोटाइप। अब इन तीनों में से सपोज ये 4 उस पर्सन ने कलेक्ट किए थे, एक हो गया होलोटाइप। ठीक है, सेकंड को हम कह देते हैं कि ये आइसोटाइप है, उसको सेकंड नंबर पे रखा जाता है। जो थर्ड होगा, ठीक है, जो थर्ड होगा वो भी आइसोटाइप है, और इसी तरीके से जितने भी आगे हैं ये आइसोटाइप होंगे। तो 4 में से 3 आइसोटाइप, सपोज 4 हैं, उनमें से एक जो है वो होलोटाइप और बाकी सारे क्या होंगे, आइसोटाइप्स। इन केस के होलोटाइप डिस्ट्रॉय हो जाता है या मिसिंग हो जाता है या कोई भी ऐसी बात आ जाती है, तो फिर क्या करते हैं कि उन आइसोटाइप्स में से जो बेस्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में होता है, उसको फिर होलोटाइप का स्टेटस दे देते हैं और उसको फिर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हर्बेरियम के अंदर सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर उसकी बेस पे नाम रखे जाते हैं। हम नाम रखने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वो स्पेसिमन है जिसकी बेस पे उसके जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है उसका नाम रखा जाएगा। तो नाम रखने के लिए ज़रूरी है कि जिस मेंबर की बेस पे आप किसी भी क्लास को नाम दे रहे हो, तो उसको इन जितनी भी टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी फॉर्म में किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड हर्बेरियम के अंदर जमा किया होना ज़रूरी है। फिर आ जाता है पैराटाइप। पैराटाइप क्या होता है कि ये डुप्लीकेट होता है होलोटाइप का, लेकिन फ्रॉम अनदर सीजन। वही प्लांट है, उसी लोकेशन से कलेक्ट हुआ, लेकिन दूसरी सीज़न में। एक सपोज अगर ये जो होलोटाइप था ये किसी ने स्प्रिंग सीज़न में कलेक्ट किया, तो जो पैराटाइप होगा ये पॉसिबल है कि वहाँ से विंटर में कोई कलेक्ट कर रहा हो या समर में कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन लोकेशन भी वही है और प्लांट भी वही है, लेकिन उसका सीज़न डिफरेंट हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं पैराटाइप। फिर सिन टाइप क्या है कि जो कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें जो फर्स्ट आइडेंटिफायर था, जो फर्स्ट डिस्क्राइबर था, उसकी 2 कंडीशन, उसकी शर्तें 2 कौन सी थी कि फर्स्ट तो वो कलेक्ट करे और सेकंड उसको पब्लिश या प्रेजेंट करे। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि उसने जो है प्रेजेंट तो किया है लेकिन उसने कलेक्ट नहीं किया, या कलेक्ट किया है और प्रेजेंट नहीं किया, फर्स्ट कंडीशन ये है। दूसरी क्या है कि ओरिजिनल जो होलोटाइप है वो मिसिंग है। ठीक है, तो अगर होलोटाइप मिसिंग होता है तो हम डायरेक्टली उसकी जगह आइसोटाइप को रख लेते हैं, लेकिन अगर आइसोटाइप भी मिसिंग है तो फिर उसकी जगह जो सैंपल रखा जाता है उसको कहते हैं सिन टाइप। ठीक है, तो सिन टाइप क्या होता है, इट इज़ अ डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप बाय एन ऑथर और डिस्क्राइबर अदर देन द फर्स्ट वन। ठीक है, अगर जो सबसे पहला आइडेंटिफायर या डिस्क्राइबर था वो किसी वजह से उसने
वो उसको रिपोर्ट नहीं कर सका या कलेक्ट करके प्रॉपर तरीके से हर्बेरियम में सबमिट नहीं कर सका, फर्स्ट कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन ये है कि उसने सबमिट किया था लेकिन वो ख़राब हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया या मिसिंग है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहली ऑप्शन तो हमारे पास आइसोटाइप की होती है, हम आइसोटाइप को उस हॉलोटाइप की जगह रखते हैं। लेकिन अगर आइसोटाइप भी मौजूद नहीं है तो फिर कोई दूसरा बंदा, फर्स्ट डिस्क्राइबर के अलावा कोई भी दूसरा बंदा जो है वो उसी सीज़न में उसी लोकेशन पे जाके जब वही प्लांट कलेक्ट करता है और उसको फिर हॉलोटाइप का स्टेटस दे देते हैं तो उसको कहते हैं सेंट टाइप। मतलब कि वो ओरिजिनल नहीं है, वो फर्स्ट डिस्क्राइबर ने कलेक्ट नहीं किया लेकिन वो उसी जगह से और उसी कंडीशंस में कलेक्ट किया गया है जब फर्स्ट डिस्क्राइबर ने उस प्लांट को किसी भी लोकेशन से रिपोर्ट किया था। ये चीज़ें ज़रा कंसेप्चुअल हैं, इसको फिर आप बार बार रिपीट करें, बार बार देखें इनको, ठीक है। फिर आ जाती है नियोटाइप। तो नियोटाइप क्या है कि यूज्ड फॉर नोमेनक्लेचर एज लॉन्ग एज ऑल ऑफ द मटेरियल ऑन विच द नेम ऑफ टैक्सन वाज बेस्ड इज मिसिंग। अब अगर होलोटाइप नहीं है तो हम सेंट टाइप को रखते हैं। सेंट टाइप भी अगर नहीं है तो कोई दूसरा पर्सन जाके उसी एरिया से कलेक्ट करता है, और अगर होलोटाइप नहीं है तो हम आइसोटाइप को रखते हैं। अगर आइसोटाइप भी नहीं है तो उसकी जगह कोई दूसरा पर्सन उस एरिया में जाके और उसी प्लांट को कलेक्ट करता है तो वो एक सेंट टाइप बन जाती है और उसको हम होलोटाइप का स्टेटस देते हैं। अगर सेंट टाइप भी नहीं है तो फिर हम किसी दूसरे सीज़न से कलेक्ट किया हुआ वही प्लांट रखते हैं, लेकिन उसका सीज़न चूँकि डिफरेंट होता है इसलिए वो एग्जैक्टली होलोटाइप नहीं हो सकता। लेकिन अगर होलोटाइप भी नहीं है, सेंट आइसोटाइप भी नहीं है, पैराटाइप भी मिसिंग है और सेंट टाइप भी मिसिंग है, तो फिर हम क्या करते हैं कि एक ऐसा कोई भी सैंपल, कोई ऐसा स्पेसिमन जो किसी भी तरीके से अगर उस प्लांट के रिलेट कर रहा है, उस प्लांट की साथ कोई रिलेशन शो कर रहा है, तो हम उस सैंपल को कहते हैं नियोटाइप। बेशक वो फर्स्ट डिस्क्राइबर ने ना किया हो, बेशक वो ओरिजिनली उस एरिया से भी ना कलेक्ट किया हो जहाँ से वो फर्स्ट डिस्क्राइबर ने कलेक्ट किया था, लेकिन प्लांट बेशक वो हो, बाकी जो भी हो, लेकिन हम उसको कहते हैं नियोटाइप। तो ये कब तक एप्लीकेबल होता है, जब तक कि अगर सपोज़ हमने एक नियोटाइप रखा लेकिन फिर क्या हुआ कि जो होलोटाइप था वो मिल गया, ठीक है, या उसकी कंडीशंस अगर ख़राब थी तो किसी तरह भी ट्रीट करके उसको हमने ठीक बेहतर बना लिया, तो फिर नियोटाइप का वो स्टेटस ख़त्म हो जाते हैं, हम दोबारा से होलोटाइप को ही जो है मेन होलोटाइप का ही स्टेटस दे देते हैं। एंड लास्ट वन इज़ टोपोटाइप। तो टोपोटाइप क्या होता है कि ये उसी लोकेशन से कलेक्ट किया हुआ होता है जहाँ से होलोटाइप को कलेक्ट किया था, लेकिन उसका कलेक्ट करने वाला पर्सन कोई भी हो सकता है। उसका टाइम बेशक अगर एक जो होलोटाइप है वो 100 साल पहले किया था तो 100 साल बाद कोई दूसरा पर्सन जाके उसी लोकेशन से एक प्लांट को कलेक्ट करता है तो उसको कहते हैं टोपोटाइप, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं कि जिन की बेस पे हम कहते हैं कि जो नाम रखे जाते हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के, प्लांट्स की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के, तो वो हम रख सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी ग्रुप का नाम रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स, तो उस मेंबर के लिए फिर ज़रूरी है कि उसका कोई भी सैंपल जो है, जिस तरह से हमने ये मुख्तलिफ़ टाइप्स डिस्कस की, इनकी फॉर्म में किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड हर्बेरियम के अंदर जमा होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि वो होलोटाइप को ही सबमिट करें। होलोटाइप सबसे बेस्ट होता है, अगर वो नहीं है तो आइसोटाइप, वो नहीं है तो सेंट टाइप, सेंट टाइप नहीं है तो पैराटाइप, पैराटाइप नहीं है तो नियोटाइप, और नियोटाइप अगर नहीं है तो टोपोटाइप रखा जाता है। लेकिन ये बाकी की इस कैटेगरी के अलावा बाकी की कैटेगरीज को इतना ऑथेंटिक नहीं समझा जाता फिर। तो ये था सेकंड प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, द अर्लीस्ट एप्लीकेबल प्रॉपरली पब्लिश्ड नेम इज़ करेक्ट वन। तो एक करेक्ट नेम कौन सा होता है, जो अर्लीस्ट एप्लीकेबल और प्रॉपरली पब्लिश्ड हो, ठीक है। तो ईच टेक्सोनोमिक ग्रुप कैन हैव ओनली वन करेक्ट नेम, हर ग्रुप का सिर्फ एक ही नाम होगा, और वो नाम कौन सा होगा, विच इज़ अर्लीस्ट पब्लिश्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल्स। अगर कोई एक ग्रुप है और उसके दो नाम हैं, ठीक है, कोई भी एक टेक्सोनोमिक ग्रुप, सपोज है कोई प्लांट है और उसके दो नाम हैं, ठीक है, तो साइंटिफिकली दोनों नाम ठीक हैं, लेकिन टेक्सोनोमिकली हम क्या करते हैं कि उनमें से जो नाम सबसे पहले रिपोर्ट हुआ
और सबसे पहले जो है रूल्स के मुताबिक पब्लिश हुआ, तो हम उसी नाम को करेक्ट नेम का स्टेटस देते हैं और सिर्फ वही नाम ही एक्सेप्टेबल होता है, दूसरा नाम रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो नाम पब्लिश हुए थे वो कौन से थे? बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स के अंडर सबसे पहले नाम जो पब्लिश हुए थे वो लीनियस ने किए थे। ठीक है, लीनियस ने जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का आइडिया दिया था, कंसेप्ट दिया था, तो जो सबसे पहले उसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक नाम दिए गए थे वही जो है सबसे फर्स्ट कैटेगरी समझी जाती है। लेकिन उसके बाद भी मुख्तलिफ रूल्स आगे बनते रहे और उनके मुताबिक अगर किसी प्लांट का नाम जो है सबसे पहला जो नाम होगा जो रूल्स को फॉलो कर रहा हो, पहली बात, और दूसरी बात जो पहले पब्लिश हुआ हो। ठीक है, अगर ये प्लांट है इसके दो नाम हैं ए और बी, तो इनमें से कौन सा नाम हम रखेंगे कि जो पहले पब्लिश हुआ हो और वो रूल्स को भी फॉलो करता हो, तो उसको हम करेक्ट नेम कहेंगे, दूसरा जो होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन का मतलब ही यही है कि जो पब्लिकेशन में जिसको प्रायोरिटी मिलेगी वही नाम करेक्ट होगा। फिर है यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब क्या है कि ईच टेक्सोनोमिक ग्रुप विद अ पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन, पोजीशन एंड रैंक कैन बियर ओनली वन करेक्ट नेम। ये भी तकरीबन उसी की तरह है कि अगर कोई ऐसा रैंक है जिसका एक से ज़्यादा नाम है तो दूसरे नाम को रिजेक्ट करेंगे, सिर्फ एक ही नाम वहाँ पे एक्सेप्टेबल है, सिर्फ एक ही वहाँ पे एप्लीकेबल या करेक्ट नेम है। इफ़ देर इज़ मोर देन वन effectively and validly published name for a taxon, the oldest publical applicable name is the correct name। जो सबसे पहला, ये वही priority of publication ही है तकरीबन। If the same name has been used for two different taxa, अगर देखें ये दूसरी कंडीशन आ गई, पहले हम बात कर रहे थे कि एक प्लांट उसके दो नाम, अब हम बात कर रहे हैं कि दो नाम और उसका प्लांट एक ही हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या, अभी दूसरी कंडीशन क्या है कि सेम नेम, एक ही नाम हो लेकिन वो दो डिफरेंट तरह के कैटेगरीज के लिए यूज़ होता हो। तो जो कैटेगरी, सपोज़ अगर इसको हम इस तरह से देखते हैं कि सपोज़ ये एक कैटेगरी है ए, ये एक कोई प्लांट है ए और दूसरा है बी। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो नाम है वो है वन। ठीक है, जो ट्रेडिशनली नाम यूज़ हो रहा है इन दोनों को वन का नाम दिया हुआ है, तो फिर ये देखा जाएगा कि ए और बी में से पहले किसको वन नेम दिया गया। ठीक है, या फिर इसको हम इस तरह से करते हैं, इसको छोड़ दें, या फिर इस तरह से करते हैं कि एक प्लांट है और दूसरा प्लांट है लेकिन इन दोनों का नाम है ए। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। फिर ये देखा जाएगा कि इन दोनों में से क्या वन जो प्लांट है उसका पहले नाम ए रखा गया या और रिपोर्ट हुआ और रूल्स को फॉलो किया, या जो टू प्लांट है उसका नाम सबसे पहले ए रखा गया और उसको रिपोर्ट भी किया गया और वो रूल्स को भी फॉलो करता है। सपोज़ अगर टू वाला फॉलो करता है और टू वाला ही उसी नाम के साथ सबसे पहले रिपोर्ट हुआ है तो टू का ही नाम होगा ए, वन के लिए हम कोई दूसरा नाम रखेंगे फिर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ यूनिकनेस। इफ द सेम नेम हैज बीन यूज्ड फॉर टू डिफरेंट टैक्सा, द टैक्सॉन फर्स्ट नेम इज द ओनली करेक्टली एसोसिएटेड विद द नेम, द लेटर यूज ऑफ नेम इज इलिजिटिमेट। तो दूसरा जो नाम होगा वो गलत होगा, उसके बजाय कोई और नाम रखना होगा, लेकिन वो नाम उसी के लिए इस्टेब्लिश किया जाएगा जो पहले रिपोर्ट हुआ है। रूल नंबर 5, लैटिन डायग्नोसिस। लैटिन लैंग्वेज में जो भी नाम रखे जाते हैं उनको कहते हैं लैटिन डायग्नोसिस। द साइंटिफिक नेम्स ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डलेस ऑफ देयर डेरिवेशन। इसका मतलब है कि कोई नाम है, अगर कोई भी बोटेनिकल नेम है तो वो बेसिकली अगर उसका ओरिजिन हम देखते हैं तो कि सपोज़ कोई प्लांट ऐसा है कि जिसका नाम कोई प्लांट अगर ऐसा है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ हज़ारा के रीजन में है, ठीक है, तो पॉसिबल है कि उसका नाम हज़ारा के नाम पे रखा जाए। जैसे एक एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है, एक प्लांट है जिसका नाम है प्राइमूला हज़ारिका। इसको आपने सर्च करना है, इसको आपने देखना है कि ये कौन सा प्लांट है, ये कहाँ पे होता है, इसकी अपीयरेंस कैसी है। ये बड़ा प्यारा फ्लावर होता है इसका। तो प्राइमूला हज़ारिका जो है ये प्लांट सिर्फ़ और सिर्फ हज़ारा के
मुख्तलिफ रीजन्स में होता है। ये सिर्फ आपको पूरी दुनिया में सिर्फ हज़ारा के रीजन्स में मिलेगा। अच्छा चलें, बात से बात निकल रही है, तो इस तरह के प्लांट्स जो किसी एक स्पेसिफिक रीजन में मौजूद होते हैं, बाकी दुनिया में कहीं भी नहीं होते, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उन प्लांट्स को कहते हैं एंडेमिक प्लांट्स। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? एंडेमिक प्लांट्स या एंडेमिक्स। एंडेमिक्स कौन से होते हैं? जो पूरी दुनिया में से किसी एक छोटे से रीजन में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कन्फाइंड होते हैं, और उस रीजन से बाहर अगर निकलेंगे तो आपको वो कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल जो हमारे सामने है प्राइम्यूला हज़ारिका, ये सिर्फ और सिर्फ हज़ारा के रीजन्स में होता है। इसी तरह मुख्तलिफ नाम हैं आपके पास, जैसे हेप्लोफाइलम गिलगिटेंसिस, एस्ट्रेगेलिस गिलगिटेंसिस। तो ये गिलगिटेंसिस ये गिलगित के प्लांट्स हैं। तो देखें इसके नाम क्या आगे? हज़ारिका। हज़ारिका तो कोई लैटिन का नाम नहीं है, लैटिन का वर्ड नहीं है, लेकिन इसके साथ का लगा दिया, हज़ारिका। इसका अपीयरेंस इस तरह से बना ली गई कि जैसे ये लैटिन हो। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इस हज़ारिका का जो वर्ड है, इसका ओरिजिन बेशक लैटिन नहीं है, लेकिन उसको अपीयरेंस ऐसे दी जाती है कि वो लैटिन की तरह लगे। पहली तो बात कि मुख्तलिफ जो प्लांट्स हैं उनका नाम होने ही लैटिन में चाहिए, लेकिन अगर लैटिन नहीं है तो फिर उनके नाम ऐसे हों कि जो पढ़ने में और बोलने में लैटिन की तरह लगें, और वो लैटिन लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसको फॉलो करें। ठीक है, The ICBN provides instruction on the base of proper Latin grammar for taxonomic names। तो जितने भी एक्सपर्ट टेक्सोनोमिस्ट्स होते हैं वो अच्छे खासी उनको लैटिन लैंग्वेज आती है, तभी वो जाके मुख्तलिफ प्लांट्स के नाम जो हैं उनको समझ सकते हैं और उन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए ICBN जो कोड्स हैं उनके अंदर एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं लैटिन लैंग्वेज की ग्रामर के बारे में। तो यह है फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ लैटिन डायग्नोसिस। फिर जो लास्ट या सिक्स प्रिंसिपल है वो है रेट्रोएक्टिविटी। रेट्रोएक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो रूल्स हैं वो हार्ड एंड फास्ट नहीं हैं, उनके अंदर चेंजेस हो सकती हैं, और जो रूल्स पहले से बन चुके हैं। ठीक है, सपोज़ अब देखिए हमने क्या कहा कि जो लेटेस्ट एडिशन है वो कौन सा है? 2018 का है। तो 2018 के जो कोड बनाए गए थे नॉमेनक्लेचर के लिए, उनमें जब जो रूल्स बनेंगे तो ये नहीं है कि आज इस रूल्स बनने के बाद 2018 के बाद जो नए प्लांट्स डिस्कवर होंगे तो उनके ऊपर ही वो अप्लाई हों। नहीं, इससे पहले आज तक जितने प्लांट्स भी डिस्कवर हो चुके हैं वो सब के ऊपर वही रूल्स अप्लाई होंगे जो 2018 में बने हैं, जो लेटेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो जितने भी रूल अभी 18 में जो बने हैं ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट या सॉलिड रूल्स नहीं है, या कोई आखिरी बात नहीं है। हो सकता है कि 2020 में 21 में कोई नए कोड आ जाए और फिर उस कोड के मुताबिक क्या होगा कि जितने भी नाम आज तक रखे गए वो सारे के सारे चेंज होंगे अगर वो नए कोड को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ फाइनल नहीं होती। साइंस में वैसे भी कोई भी चीज़ जो है हम उसको हर्फ आखिर नहीं कह सकते, उसमें हमेशा ये गुंजाइश होती है कि वो बात चेंज हो जाए, कोई न्यू डिस्कवरी हो जाए। तो यही बात इधर भी है कि जो रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर हैं वो रेट्रोएक्टिव हैं। मतलब क्या है कि वो चेंज हो सकते हैं, और दूसरी बात कि पहले जो रूल्स की बेस पे नाम रखे गए हैं, अगर रूल्स चेंज हो जाते हैं तो वह नाम भी चेंज होंगे और वो नए रूल्स को फॉलो करेंगे। सो दीज वर द प्रिंसिपल्स for nomenclature, and these principles are formulated by ICBN International Code of Botanical Nomenclature। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा ज़रा सिंपल ही था। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, आप उसको देखें। अच्छा, ये एक पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि सपोज़ अगर देखिए हमने बात की कि 2018 में जो लेटेस्ट जो वेरिएंट उसका आया था, लेकिन उसके बाद अब तक नया वेरिएंट नहीं आया। तो 2018 से लेके अब तक अगर सपोज़ कोई नया प्लांट डिस्कवर हो जाता है या कोई नए रूल्स बन जाते हैं, कोई जो है किसी रूल्स के अंदर कोई फ्ला नज़र आता है, कोई कमी बेशी नज़र आती है, तो वो जितने भी प्रपोजल्स होते हैं, जो जितनी सजेशंस होती हैं कि इस रूल को इस तरह से कर देना चाहिए, ये रूल गलत बना हुआ है, इसको ऐसे करना चाहिए, तो वो जितनी भी सजेशंस होती हैं उनको जो कोड्स के अंदर, कोड हम कह रहे हैं रूल्स को, ठीक है, उन रूल्स के अंदर चेंज के लिए जितने भी प्रपोजल्स होते हैं उनको एक जो जर्नल है टैक्सॉन, जर्नल के अंदर, इस जर्नल के अंदर पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो जर्नल क्या होता है?
जर्नल एक मैगज़ीन होता है, आप इस तरह से समझ लें। साइंटिफिक जर्नल क्या होता है, एक मैगज़ीन होता है जिसके एडिटोरियल बोर्ड में बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, अपनी जो उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड्स होती हैं उनके साथ उनमें एक्सपर्ट होते हैं। तो उनको पूरी दुनिया से जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं वो अपना अपना काम जो है वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीके से लिख के उनको भेजते हैं। जब वो उनको सबमिट करते हैं, भेजते हैं, फिर वो उनको रिव्यू करते हैं। अगर वो अच्छा काम हो, क्वालिटी का हो, और उसको फिर वो एक्सेप्ट करते हैं और उस जर्नल के अंदर पब्लिश करते हैं। कुछ जर्नल जो हैं हर महीने पब्लिश होते हैं, कुछ जो हैं साल में 2 बार होते हैं, कुछ साल में 4 बार होते हैं, कुछ जो हैं पूरे पूरे साल बाद होते हैं, बल्कि 3-3 साल बाद भी आते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ उनके क्राइटेरिया है जर्नल्स का। लेकिन बहरहाल जो अगर कोड की जो ICBN की मीटिंग है वो सपोज़ 3 साल के गैप के बाद हो रही है, तो उस 3 साल के अरसे का जो दरमियान का टाइम है उसमें सपोज़ कोई प्रपोजल्स आते हैं, कोई सजेशंस आती हैं कि ये रूल इस तरह से नहीं, इस तरह होना चाहिए, इसको चेंज होनी चाहिए, इसमें ये मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, कुछ भी। तो उनको जो साइंटिस्ट्स होते हैं वो एक जर्नल है जो ये भी ICBN का ही इस्टेब्लिश किया हुआ जर्नल है, और उस जर्नल का नाम है टैग्ज़ॉन। इस जर्नल के अंदर वो पब्लिश करते हैं। फिर जब वो वहाँ पे पब्लिश हो जाते हैं तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट उसको स्टडी करते हैं, उसके ऊपर मिल के बैठते हैं, फिर बात करते हैं, और फिर उसको ये डिसाइड किया जाता है, वोट किया जाता है वहाँ पे कि ये जो नाम, ये जो सजेशन दे रहे हैं, क्या ये इस काबिल है कि हम इसको अगली जो हमारी इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस होगी, जो मीटिंग होगी, उसमें इसको प्रेजेंट करें। ठीक है, अगर वो सारे वोटिंग में कामयाब हो जाते हैं और वो कहते हैं कि प्रेजेंट करना चाहिए, तो फिर अगली मीटिंग में उसको प्रेजेंट किया जाता है। अब वहाँ पे डिपेंड करता है कि वो प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने ये एक टाइटल पेज है, ये है जी February 2020 का, 2020, ये अभी 1-2 महीने पहले का जो टैग्ज़ॉन जर्नल है, ये उस जो पब्लिश हुआ था 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, ये उसका टाइटल पेज है। ठीक है, तो इसमें आपको ये मुख्तलिफ प्लांट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो इसके अंदर वो सजेशंस दी जाती हैं। अब ये जितना अरसा, जब तक कि अगली ICBN की मीटिंग नहीं हो जाती, तब तक टैग्ज़ॉन के अंदर ही मुख्तलिफ नाम जो मुख्तलिफ सजेशंस दी जाती रहेंगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंटरेस्टिंग भी है, आप इसमें ख़ुद इंटरेस्ट लें, ख़ुद इन चीज़ों को सर्च करें, बोटेनिकल नेम्स के साथ अपनी जान पहचान बनाएं, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकली भी आगे साथ साथ कैरी करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।